अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। सो डियर अल्फाज, कल हमने एक्सरसाइज 3.3 कवर कर लिया था विच वाज अबाउट, लेट मी रिमाइंड यू, डॉट और स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, जो हमने एक्सरसाइज 3.3 कवर किया था सो ये डॉट और स्केलर प्रोडक्ट के ऊपर था। सो लेट मी टेल यू, एक्सरसाइज 3.4 जो कि आज हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, इट इज़ बेस्ड ऑन आपका है क्रॉस और वेक्टर प्रोडक्ट, राइट। मतलब यहाँ पर जो हमने एक्सरसाइज 3.3 किया था ये आपका था डॉट और स्केलर प्रोडक्ट, एंड सो दिस एक्सरसाइज 3.4 इज़ नाउ बेस्ड ऑन क्रॉस और वेक्टर प्रोडक्ट। रिमेंबर यहाँ पर जो हमने किया था कि द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड इनटू द कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। ये डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ये हमें दे रहा था एक थर्ड स्केलर, ठीक है। एंड सो वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट जो आपका है, अगर हम दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट ले तो वो हमें एक थर्ड वेक्टर देता है, ठीक है। सो ये बराबर है ए मैग्नीट्यूड इंटू बी मैग्नीट्यूड इंटू द साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, एंड आपके पास एक यूनिट वेक्टर भी होता है, क्योंकि क्रॉस और वेक्टर प्रोडक्ट जो है ये हमें एक थर्ड वेक्टर देता है जिसका एक डायरेक्शन होता है, ठीक है। और यूनिट वेक्टर तो आपको ऑब्वियसली पता होगा क्योंकि ये पूरा जो चैप्टर है हम कर रहे हैं। सो लेट मी जस्ट नॉट मेक यू बोर, लेकिन इफ़ यू आर समवन के जो हमें फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि वी जस्ट डू नॉट डायरेक्टली सॉल्व एक्सरसाइजेस। उसके लिए जो इम्पोर्टेंट थ्योरी होती है पहले हम उसको समझते हैं और फिर हम एक्सरसाइज के ऊपर जंप करते हैं, ठीक है। आई बिलीव कि व्हेन यू हैव द कोर कॉन्सेप्ट अबाउट इन एक्सरसाइज तो फिर आप उसको अच्छी तरह कर सकते हो। अदरवाइज आप सिर्फ रट करके मेथड तो रटलाइज कर लोगे, लेकिन फिर जब आप एग्ज़ाम के लिए जाते हो तो वो फिर आप भूल जाते हो और बाकी मतलब वो बहुत टेम्प्रेरी मेमोरी होती है। सो लेट मी नॉट वेस्ट टाइम, और आपको मैं आपकी बुक के ऊपर लेकर जाता हूँ और वहाँ पर जो एक्सरसाइज 3.4 है ना, उसके लिए जो इम्पोर्टेंट थ्योरी है जो क्रॉस और वेक्टर प्रोडक्ट के ऊपर मौजूद है, पहले उसको समझते हैं और फिर इस एक्सरसाइज के ऊपर आएंगे और इसको भी हम सॉल्व करेंगे। आई थिंक दिस इज़ योर बुक। ये बुक अब आपको बिल्कुल विजिबल है, ठीक है। सो दिस इज़ योर एक्सरसाइज, लेकिन एक्सरसाइज पे हम डायरेक्टली नहीं आएंगे, उससे पहले मतलब नीचे नहीं, मतलब ऊपर जो आपका थ्योरी है ना, पहले उसको समझते हैं और फिर इसके ऊपर आएंगे। तो बहुत ही कम है, इसको हम जल्दी एक सरफेस टच देते हैं एंड देन फिर हम एक्सरसाइज के ऊपर आएंगे। लेट मी स्टार्ट फ्रॉम हियर। देखिए अच्छा, जो आपका डॉट प्रोडक्ट है ना, पहले आप उसको रिमाइंड कर लो। थोड़ा सा मैं आपको रिमाइंड करा दूँ, खैर है कि अगर मतलब जो आपका डॉट प्रोडक्ट था ना बिटवीन टू वेक्टर्स, लेट्स से ए एंड बी, that was a magnitude b magnitude in the cos of angle between them। ये डॉट प्रोडक्ट हमें एक स्केलर दे रहा था। अगर मैं एप्लीकेशन की बात कर लूँ तो वर्क जो है वो f डॉट d के बराबर है। So force is a vector quantity, displacement is a vector quantity, but the dot product of these two give us a scalar which is work done. So work done is a scalar, right? तो ये था। अच्छा, अब हम आते हैं क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर। क्रॉस प्रोडक्ट में आपका क्या होता है कि अगर आपके पास दो वेक्टर्स हैं जो मल्टीप्लाई होते हैं, so the cross product of two vectors will give us a third vector which has a unit vector which has a direction, right? So this cape sign is for unit vector, for direction. So ये आपका क्या देगा? The same a magnitude b magnitude into the sine of angle between them और फिर ये unit vector, ठीक है। सो यहाँ पर इन्होंने वो किया है कि आप जब स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर रहे थे तो उसमें आपका पास एक स्केलर प्रोड्यूस होता था, लेकिन यहाँ पर जब आप दो वेक्टर्स मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपके पास एक थर्ड वेक्टर बनेगा 3 डायमेंशनल स्पेस में, और उसका जनरल फॉर्म क्या होगा जो मैंने आपको ऊपर लिखा, ये यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। सो ए क्रॉस बी इज ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड इनटू साइन ऑफ थीटा इन एन यूनिट वेक्टर, डू नॉट फॉरगेट। ये हमें एक थर्ड वेक्टर देगा जिसकी एक डायरेक्शन होगी। रिमेंबर वेक्टर जो है उसका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, अनलाइक स्केलर्स।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि A एक वेक्टर है और B एक दूसरा वेक्टर है, ये दोनों एक दूसरे को बिल्कुल परपेंडिकुलर है एक 3 डायमेंशनल स्पेस में। तो अगर हम A क्रॉस B कर लेना इस डायरेक्शन में A क्रॉस B, तो आपका एक थर्ड वेक्टर बनेगा जिसकी ये एक यूनिट वेक्टर इस डायरेक्शन में होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फ्रॉम A टू B विल गिव अस दिस वेक्टर जो अप डायरेक्शन में है। अगर आपके पास ये एक पैरेललोग्राम है राइट, या इसको एक टेबल आप कंसिडर कर लो, तो इस टेबल के ऊपर अगर ये दो वेक्टर्स पड़े हैं ना, तो उसका जो रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा वो ऊपर की डायरेक्शन में होगा। लेकिन अगर हम B क्रॉस A कर लेना, तो B क्रॉस A अगर ये एक टेबल है तो उसके नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपका फिर थर्ड वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा, और वो -n यूनिट वेक्टर अगर आप कह लो राइट। मैं आपको किस तरह समझा दूँ। अच्छा, इसको फाइंड करने के लिए, इस थर्ड वेक्टर की डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए हम एक रूल यूज़ करते हैं जिसको राइट हैंड रूल कहते हैं। ये आप फर्स्ट ईयर में ज़्यादा डिटेल से पढ़ेंगे, बट फॉर टाइम बीइंग राइट हैंड रूल, अगर आप राइट हैंड अपना लो, ठीक है, और उसको अगर आप इस डायरेक्शन में वो कर लो, ठीक है, तो उसका जो थंब फिर बनेगा ना, बंद कर लो, आपका जो राइट हैंड है उसको आप जब बंद करते हो इस डायरेक्शन में, ऊपर की डायरेक्शन में, तो जो आपका थंब होगा अपवर्ड की डायरेक्शन में, वो आपका फिर रिजल्टेंट वेक्टर होगा। इन द सेम में अगर आप यूँ कर लो ना, इस डायरेक्शन में आप अपनी उंगलियां बंद कर लो, तो फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपका थंब जाएगा, which will be the resultant direction of the vector। यहाँ पर मैं आपको अगर करा दूँ, the direction of n is determined by the right hand rule। यहाँ पर right hand rule से इसको हम वो करते हैं, फाइंड करते हैं। Join the tails AB, stretch the fingers को आप स्ट्रेच कर लो, ठीक है, और तो जो आपका थंब होगा ना, मतलब इस डायरेक्शन में आप इसको कर्व करके स्ट्रेच कर लो, तो जो फिर आपका थंब नीचे की डायरेक्शन में होगा वो दैट विल बी द रिजल्टेंट यूनिट वेक्टर। बहुत आसान है। अच्छा, अंडर द टेबल ये चीज़ें मैंने आपको बता दी है। चलो, अच्छा, सो जो आपका A क्रॉस B है वो क्या होगा, वो आपका बनेगा A मैग्नीट्यूड B मैग्नीट्यूड इंटू साइन ऑफ थीटा और फिर n यूनिट वेक्टर। तो अगर B क्रॉस A मैं कर लूँ, B क्रॉस A, B पहले लिख लूँ, A बाद में लिख लूँ, तो जो टेबल की नीचे वाला डायरेक्शन बन रहा था ना, तो वो कुछ यूँ बनेगा कि -B मैग्नीट्यूड इंटू A मैग्नीट्यूड इंटू साइन ऑफ थीटा इन यूनिट वेक्टर। यहाँ पर सिर्फ माइनस लगेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जिस तरह मैट्रिसेस में सेकंड चैप्टर में जो हमने आपको कराया था कि A क्रॉस B इज नॉट इक्वल्स टू B क्रॉस A, ठीक है, मैट्रिसेस में। सो द सेम वे आपका जो क्रॉस प्रोडक्ट है ना, तो वो भी, उसमें भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होल्ड नहीं होती है, ठीक है, यहाँ पर भी होल्ड नहीं होती है। तो अगर आप A क्रॉस B इज इक्वल टू B क्रॉस A करते हो तो यहाँ पर फिर माइनस लगेगा। ये एक पॉइंट था जो मैंने आपको समझा दिया। अच्छा, इमीडिएट कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द डेफिनेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, यहाँ पर A क्रॉस B विल बी इक्वल्स टू -B क्रॉस A, ठीक है, ये चीज़ मैंने यहाँ पर आपको बता दी। ये एक प्रॉपर्टी आप ध्यान में रख लो कि A क्रॉस B इज इक्वल्स टू -B क्रॉस A, मतलब इसका मतलब ये है कि A क्रॉस B जो है वो B क्रॉस A के बराबर नहीं है। जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है ना, जो आम रियल नंबर्स या डॉट प्रोडक्ट के लिए होल्ड होती है, वो यहाँ पर होल्ड नहीं होती है। अच्छा, पैरेलल वेक्टर्स, इफ A एंड B आर पैरेलल बट इन द अपोजिट डायरेक्शन, अगर आपके पास दो वेक्टर्स पैरेलल है, अपोजिट डायरेक्शन में है या इन सेम डायरेक्शन है, दोनों केसेस में जो आपका साइन थीटा बनेगा ना, अगर मैं एक जगह ले लूँ साइन 0, जो पैरेलल वेक्टर्स इन द सेम डायरेक्शन, यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो अगर वो सेम डायरेक्शन में, तो फिर थीटा एंगल जो है वो 0 बनेगी ना, तो साइन 0 भी 0 के बराबर है। लेकिन अगर वो जो साइन थीटा है वो 180 के बराबर है, मतलब एंटी पैरेलल है, एक इस डायरेक्शन में दूसरा इस डायरेक्शन में, तो फिर यहाँ पर जो थीटा बनेगा ना, तो वो 180 डिग्री होगा। तो साइन 180 भी आपका 0 के बराबर है। तो जब साइन थीटा ही 0 के बराबर है, तो उसको जब आप इस फार्मूले में पुट करते हो तो ये पूरा इक्वेशन जो है वो 0 हो जाता है। इसका मतलब है कि जो पैरेलल वेक्टर्स है ना, तो उसके लिए आपका स्केलर वेक्टर प्रोडक्ट जो है वो यहाँ पर वो 0 के बराबर होगा। देखिए, डॉट प्रोडक्ट के लिए मैंने आपको बताया था कि A डॉट B विल बी 0 कब, जब आपके पास दो वेक्टर्स जो है वो परपेंडिकुलर होंगे, मतलब थीटा जो है वो 90 डिग्री के बराबर जब होगा। लेकिन वेक्टर प्रोडक्ट के लिए आपके पास दो वेक्टर्स जो है वो उसका क्रॉस प्रोडक्ट तब 0 होगा जब उसका थीटा जो है
वो 0 डिग्री के बराबर होगा या फिर 180, मतलब वो आपके पास पैरेलल वेक्टर्स जब होंगे या एंटी पैरेलल। तो एंटी पैरेलल भी पैरेलल ही होता है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। सो इन दिस केस A क्रॉस B विल बी 0। अच्छा, आगे चलते हैं। एक्सप्रेसिंग क्रॉस प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स। सो वेक्टर प्रोडक्ट जो था हमारा A डॉट B, तो उसमें आपका हम करते थे कि अगर आपके पास दो वेक्टर्स है लाइक x1i प्लस y1j प्लस z1k और द सेम वे x2y2 z2 एक दूसरा वेक्टर अगर है हमारे पास, ये है A है ये B है, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जो आपका बनता था तो वो था x1 मल्टीप्लाई बाय x2 प्लस y1 multiply by this y2 plus z1 multiply by this z2, राइट। तो उसमें लाइक टर्म्स जो है वो मल्टीप्लाई होते थे क्योंकि वहाँ पर आपका जो i डॉट i था ना, तो वो 0 के बराबर नहीं था, वो आपका 1 के बराबर था। लेकिन यहाँ पर जो i क्रॉस i है तो वो आपका फिर 0 के बराबर है, मतलब सेम यूनिट वेक्टर जब मल्टीप्लाई होंगी तो वो 0 के बराबर होंगी क्योंकि उसमें एंगल जो है वो फिर 0 या 180 बनता है जो कि 0 होता है, साइन 0 और साइन 180 इज 0, राइट। तो यहाँ पर जो इसका एक्सप्रेशन बनेगा ना, यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट में हमने सिर्फ लाइक टर्म्स मल्टीप्लाई करने थे, यहाँ पर हम जो है अनलाइक टर्म्स भी मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि यहाँ पर लाइक टर्म्स आपका 0 के बराबर है, बाकी i क्रॉस j जो है वो आपका k के बराबर है और i क्रॉस k माइनस j के बराबर है, j क्रॉस i जो है वो माइनस k के बराबर है, j क्रॉस j आपका 0 है, j क्रॉस k इज i एंड द सेम वे k क्रॉस j और k क्रॉस k इज 0। यहाँ पर सेम 0 नहीं थे, ठीक है, यहाँ पर सेम 0 होंगे, तो इस वजह से जो आपका आखिर में मल्टीप्लिकेशन बनेगा या प्रोडक्ट तो वो इस फॉर्म में होगा। एंड दिस इज द सेम फॉर्म एज वी विल बी गेटिंग इफ वी डू दिस एक्सपेंशन, राइट। तो इस वजह से जो आपका क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो दरअसल इस फॉर्म में आपका डिटर्मिनेंट होता है कि यहाँ पर आप i j के यूनिट वेक्टर्स लिख लो और उसके नीचे आप जो फर्स्ट वेक्टर है उसके कंपोनेंट्स लिख लो, ठीक है, कोएफिशिएंट्स, और सेकंड वेक्टर के कोएफिशिएंट्स नीचे, उसको एक्सपेंड बाय फर्स्ट रो कर लो तो आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट इस फॉर्म में आ जाता है। सो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि जब हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो उसका हम ये डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करेंगे, बहुत ही आसान है। अच्छा, ये चीज़ कि i क्रॉस i किस चीज़ के बराबर है, j क्रॉस j, और ये मैं आपको समझा दूँ, लेट मी जस्ट टेल यू नाउ, आगे आता है लेकिन खैर है। देखिए i क्रॉस j जो है, i क्रॉस j ये आपको k देगा, k यूनिट वेक्टर, j क्रॉस k आपको i यूनिट वेक्टर देगा और k क्रॉस i ये आपको, मतलब k क्रॉस i जो है ये आपको j यूनिट वेक्टर देगा, ठीक है। अच्छा, अगर हम अपोजिट डायरेक्शन में जाए ना तो j क्रॉस i विल गिव यू माइनस k, ठीक है, रिमेंबर I cross k will give you this minus j and k cross j will give you this minus I। यहाँ पर हम फिर हम माइनसेस लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि जो आपका एंगल है तो वो माइनस बन जाता है, या आप यूँ कह लो कि जो अब हमने ऊपर पढ़ा ना कि a क्रॉस b जो है वो आपका माइनस b क्रॉस a के बराबर है, तो यहाँ पर फिर माइनस लगता है। चलो, लेकिन अगर सेम मल्टीप्लाई हो ना i क्रॉस i तो वो भी 0 है और j क्रॉस j वो भी 0 है और k क्रॉस k जो है वो भी 0 है, तो ये आप ध्यान में रख लो। एक्सरसाइज में आपको वैसे भी याद हो जाएगी, तो खैर है। अब आगे चलते हैं। लेट मी चेक इफ एवरीथिंग इज राइट, रिकॉर्डिंग वगैरह, क्योंकि कई दफ़ा मैं सॉल्व कर लेता हूँ, बाद में मुझे पता चलता है कि रिकॉर्डिंग तो स्टॉप थी। एनीवे, लेट्स मूव ऑन, आई थिंक बहुत कम रहता है, खैर है। Application to geometry. Prove that the magnitude of A cross B represents the area of a parallelogram with adjacent sides A and B. अगर आपके पास एक पैरेललोग्राम है, उसके दो adjacent sides जो है ना, उसका अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट ले तो वो ही आपका इसका एरिया होता है, ठीक है। अगर हम A क्रॉस B एक पैरेललोग्राम का कर ले, दोनों adjacent sides का क्रॉस प्रोडक्ट अगर हम ले लें तो उसमें से आपके पास एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम बनेगा। सो एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इज A क्रॉस B मैग्नीट्यूड, क्योंकि एरिया जो है वो आपका एक नंबर होता है ना, सो इसका फिर हम मैग्नीट्यूड भी लेंगे, तो मैग्नीट्यूड, राइट। अच्छा, आगे चलते हैं। पैरेललोग्राम को अगर आप 2 में डिवाइड कर लो ना तो इससे आपके पास 2 ट्राइंगल्स बनते हैं, तो इसका मतलब है कि एक ट्राइंगल का जो एरिया होगा तो वो फिर हाफ ऑफ द दिस पैरेललोग्राम होगा,
लाइक A क्रॉस B, ठीक है। सो एक प्रॉपर्टी हमारे पास ये हो गई कि A क्रॉस B ऑफ अ पैरेललोग्राम विल गिव यू द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, ठीक है, मैग्नीट्यूड। बट द हाफ ऑफ द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम विल गिव यू द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। ये दूसरी प्रॉपर्टी है जो कि नीचे है। द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इक्वल्स टू 1/2 A क्रॉस B। तो ये पैरेललोग्राम को इन्होंने हाफ किया है। एनीवे लेट्स मूव ऑन। ये इस पे एक एग्जांपल है, आप अपने लिए देख सकते हो। ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो मैंने आपको बताया दिया ना, वो यहाँ पर मौजूद है कि I, J और K जो है वो आपका अगर I क्रॉस J करते हो तो K बनता है, K क्रॉस I करते हो तो J बनता है, I क्रॉस J करते हो तो K बनता है। अपोजिट डायरेक्शन में करते हो तो माइनस करता है, मतलब J क्रॉस I विल गिव यू -K, और सेम मल्टीप्लाई करते हो तो 0। ये आप जहन में रख लो। I क्रॉस I विल गिव यू 0, J क्रॉस J विल गिव यू 0, K क्रॉस K विल गिव यू 0, I क्रॉस J विल K, J क्रॉस K I, K क्रॉस I J। अपोजिट डायरेक्शन में आप करते हो तो J क्रॉस I विल गिव यू -K, ठीक है, K क्रॉस J विल गिव यू -I एंड I क्रॉस K विल गिव यू -J। ये इन्होंने एक वो किया है कि अगर आप क्लॉकवाइज चलते हो तो I क्रॉस J विल गिव यू K, K क्रॉस I विल गिव यू J एंड J क्रॉस K विल गिव यू I, राइट। आप एंटी क्लॉकवाइज चलते हो तो फिर नेगेटिव देगा, ठीक है। तो ये आप याद कर लो अपनी बुक से। अच्छा, एंटी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मतलब जब आपका क्रॉस प्रोडक्ट की हम बात करते हैं तो उसमें आपका यूनिट वेक्टर इन्वॉल्व होता है, और जहाँ पर आपका डायरेक्शन इन्वॉल्व होता है तो वहाँ पर जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है ना वो होल्ड नहीं होती है, वो सेटिस्फाई नहीं होती। इसको आप जहन में बिठा दो अगर आपने इंजीनियरिंग का टेस्ट देना है या किसी भी वो टेस्ट देना है, ठीक है, क्योंकि ईटा टेस्ट में ज़्यादातर यही चीज़ें आती है, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के। लेट्स से A क्रॉस B इन्होंने लिखा है कि दिस इज इक्वल्स टू B क्रॉस A, तो फिर ये ट्रू है कि फॉल्स है? तो ये फॉल्स है, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट जो है उसमें आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं होता है, राइट। सो आगे चलते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड होती है। यहाँ पर A प्लस B इंटू क्रॉस C विल गिव यू A क्रॉस C इंटू B प्लस C, B क्रॉस C। A cross into B plus C will give you like the multiplication of the distribution of A over B plus C will give you A cross B plus A cross C, ठीक है। ये बहुत आसान है, आप जहन में रखो। इसके ऊपर एक्सरसाइज में क्वेश्चंस मौजूद है। अच्छा, एक चीज़ जो मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि जो आपका डॉट प्रोडक्ट है और जो आपका क्रॉस प्रोडक्ट है, इन दोनों का जो एप्लीकेशन है वो ये है कि हम एंगल फाइंड करते हैं इसमें से, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट गिव्स अस A मैग्नीट्यूड B मैग्नीट्यूड इनटू cos ऑफ थीटा, तो यहाँ पर थीटा आ जाता है, हम थीटा फाइंड कर सकते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो हमारा A मैग्नीट्यूड इंटू B मैग्नीट्यूड इंटू साइन ऑफ थीटा देता है, तो यहाँ से हम थीटा फाइंड कर सकते हैं। सो अगर हम थीटा फाइंड करें ना तो साइन थीटा इज A क्रॉस B मैग्नीट्यूड इंटू A मैग्नीट्यूड इंटू B मैग्नीट्यूड। मतलब इस फार्मूला से हम यहाँ पर अगर साइन थीटा अलहदा कर ले तो ये A मैग्नीट्यूड B मैग्नीट्यूड इस तरफ आ जाता है और ये आपका फार्मूला बन जाता है। तो यहाँ से हम थीटा फाइंड कर सकते हैं भाई। साइन अगर हम इस तरफ लेकर आए तो वो साइन इनवर्स बन जाता है, ठीक है। हम यहाँ से एंगल फाइंड कर सकते। इसके ऊपर भी एक्सरसाइज में क्वेश्चंस मौजूद है, वहाँ पर हम करेंगे। लेट्स मूव ऑन। आई थिंक एक आखिरी टॉपिक है और फिर एक्सरसाइज शुरू होता है। सो मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स आपका एक टॉपिक है फिजिक्स का, ठीक है। जिस तरह हमने वर्क डन किया था तो वो भी फिजिक्स का एक टॉपिक था आपका, मेरे ख्याल में 9th में मौजूद है। तो मोमेंट ऑफ फोर्स मींस टॉर्क, जो आपका टॉर्क है, ठीक है, आपका टॉपिक है फिजिक्स में। तो वो दैट इज़ एक्चुअली द एप्लीकेशन ऑफ दिस क्रॉस प्रोडक्ट, क्योंकि टॉर्क जो है वो R क्रॉस F के बराबर है। F इज़ द फोर्स अप्लाइड on the body and R is the moment arm. So moment arm और F का जब आप मल्टीप्लाई क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो वो आपको टॉर्क एक थर्ड वेक्टर देता है, and this is a scalar product, right। और यहाँ पर रिमेंबर अगर ये क्रॉस प्रोडक्ट हम हटा ले तो फिर साइन थीटा हम लगाते हैं। सो इसकी एग्जांपल वो आपने फिजिक्स में पढ़ी होगी कि अगर आपके पास एक डोर है तो डोर के ऊपर जब आप फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई करते हो ना तो डोर रोटेट करता है। तो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस होता है उसको हम मोमेंट आर्म R कहते हैं, और जो फोर्स आप अप्लाई करते हो ना F, तो वो आपका फोर्स होता है, और ये दोनों जब मल्टीप्लाई होते हैं तो आपका फिर टॉर्क बनता है, मतलब मोमेंट ऑफ फोर्स होता है। एनीवे ये चीज़ें मैं आपको फिजिक्स के अंदर डिटेल से समझाऊंगा, बट फॉर टाइम बीइंग we are doing this math 11 kpk, तो इसको करते हैं। I think now we are ready to start solving this exercise. So question number first says find the following क्रॉस प्रोडक्ट्स। ये क्रॉस प्रोडक्ट्स जो आपके हैं ना इसको हम अब करेंगे। So let me just take you onto the blackboard and see how we can do it.
सो हियर्स योर ब्लैक बोर्ड, राइट। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है उसको अब हम करेंगे, ठीक है। एंड सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेज फाइंड द फॉलोइंग क्रॉस प्रोडक्ट्स। इसमें आपका है जे, जो फर्स्ट नंबर है पहले इसको करते हैं, विच इज j क्रॉस 2j प्लस 3k। पहले इसको करते हैं। एंड सो यहाँ पर सबसे पहले हम सोल्यूशन लिखते हैं, सोल्यूशन के बाद जो है हम क्वेश्चन रिपीट करते हैं। सो 2j प्लस 3k। अच्छा, यहाँ पर अगर आप देखें, सो दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। पहले इसको इस j को हम 2j के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस फिर उसके बाद 3k के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। सो लेट मी डू इट। यहाँ पर दिस इज इक्वल्स टू 2 जो है उस सबसे पहले हम वो लिखेंगे क्योंकि वो कोफिशिएंट है, कांस्टेंट है। एंड सो फिर j क्रॉस j होगा, ठीक है। j क्रॉस j, द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दीज टू सिमिलर यूनिट वेक्टर्स। देन आपका प्लस है, फिर आपका 3 हम लिखेंगे और 3 के बाद आपका जो है हम मल्टीप्लाई करेंगे j क्रॉस k, राइट। सो नाउ दिस इज इक्वल्स टू 2 अपनी जगह, j क्रॉस j मैंने आपको बताया था कि सिमिलर जब वेक्टर्स मल्टीप्लाई होंगी ना, यूनिट वेक्टर्स, तो उसमें से 0 आएगा। क्यों, मैं आपको बताता हूँ। j क्रॉस j इज इक्वल्स टू j मैग्नीट्यूड इंटू साइन ऑफ थीटा। सो द एंगल बिटवीन दीज टू शुड बी 0, क्योंकि ये आपके पास सिमिलर सेम यूनिट वेक्टर्स है। तो इफ दिस इज j, सो दिस इज आल्सो j। तो ये एक दूसरे के ऊपर है ना, तो एंगल फिर 0 डिग्री होगा। साइन 0 डिग्री और n यूनिट वेक्टर, तो साइन 0 के बराबर है 0, इन सब से मल्टीप्लाई होगा तो आपका 0 बनेगा, राइट। तो सेम यूनिट वेक्टर जब मल्टीप्लाई होते हैं तो उसमें से आपका 0 आता है। एंड सो j क्रॉस j इज 0। यहाँ पर आपका है प्लस 3 और j क्रॉस k जो है वो आपका क्या देगा। देखिए, इफ दिस इज i, दिस इज j और दिस इज k, तो I cross J will give you K cross I will give you J. So J cross K will give you I, right? So now 2 zeros are 0 plus, or this is 3I equals to 3I, और 3I आपका जो है आंसर है, right? 3I is the answer for part number first. Let me do this part number second. In part number second says that 2I minus 3J, और यहाँ पर आपका है multiply by K. सो इफ दिस इज सोल्यूशन, राइट, तो उसके बाद हम इसको करेंगे। देखिए, 2 अपनी जगह, फिर आपका है I क्रॉस दिस K इज बीन मल्टीप्लाइड विद I, एंड देन फिर उसके बाद J के साथ भी होगा। सो बीच में आपका माइनस है, फिर 3 है, और नाउ इज J क्रॉस दिस K, राइट। एंड सो 2I क्रॉस K हमें क्या देगा, मैं आपको अभी बताता हूँ। इफ दिस इज I, दिस इज J एंड दिस इज K, तो आप एक सर्कल बनाओ जल्दी से ताकि आपको याद आ जाए। सो इस डायरेक्शन में बुक में तो खैर क्लॉकवाइज डायरेक्शन यूज हुआ है, लेकिन मुझे ये वाला डायरेक्शन याद है। खैर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन भी तो यूज कर सकते हैं ना। सो लेट मी जस्ट से कि अगर ये आपका, ये मैं टाइम वेस्ट करूँ ना अभी, खैर है। वेयर इज, अच्छा, I, J और K बुक में जो यूज हुआ है तो वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन यूज हुआ है, ठीक है। सो नाउ I क्रॉस J विल गिव मी J क्रॉस K विल गिव मी I, एंड K क्रॉस I विल गिव मी J। सो I क्रॉस K किधर है, I क्रॉस K तो अपोजिट डायरेक्शन है ना। तो जब आप अपोजिट डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाते हो तो फिर आप एंटी लगाते हो, माइनस लगाते हो। सो I क्रॉस K विल गिव मी माइनस J, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अब क्या लगाऊंगा, मैं यहाँ पर लगाऊंगा माइनस J। सो I क्रॉस K विल गिव मी माइनस J, एंड देन नाउ आपके पास है माइनस 3, और फिर जो आपका J क्रॉस K है ना, J क्रॉस K इस डायरेक्शन में है, राइट, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन विल गिव मी प्लस I, ठीक है। तो यहाँ पर मैं प्लस I लगाऊंगा। अब आपको याद आ गया ना, जो बुक में है तो वो क्लॉकवाइज पॉजिटिव के लिए और एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव के लिए, और जो मैंने आपको कराया तो वो मैंने एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव और क्लॉकवाइज नेगेटिव के लिए कराया। तो इस वजह से थोड़ा कॉन्ट्रडिक्शन आ गया, लेकिन खैर है, ठीक है, अब आपको समझ आ गई होंगी। सो नाउ दिस इज माइनस 2J एंड दिस इज माइनस 3I। पहले हम I लगाते हैं फिर J लगाते हैं, तो इसको पहले अगर मैं माइनस 3I लिखूं और बाद में माइनस 2J लिखूं तो गलत तो नहीं होगा ना। सो दिस इज इट, दिस इज द आंसर फॉर पार्ट नंबर सेकंड। आई होप इसकी आपको समझ आ गई होंगी। आप एक काम करें, अपने लिए ये चीज लिख लिया करें, I, J
और k, तो इसका आप यूं क्लॉकवाइज पॉजिटिव और एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव, तो फिर आपके लिए आसान होगा। लेट मी इरेज, और जो पार्ट नंबर 3 है ना फिर उसको करते हैं। अच्छा, अब मैं टाइम वेस्ट करूँ ना, लेकिन खैर है, आपका टाइम कौन सा इतना इम्पोर्टेंट है। मैं जोक कर रहा हूँ, वैसे मजाक कर रहा हूँ, आपका टाइम तो बहुत इम्पोर्टेंट है। सो दिस इज पार्ट नंबर 3, राइट। और पार्ट नंबर 3 थोड़ा डिफरेंट है, यहाँ पर सिर्फ k था, यहाँ पर सिर्फ j था, तो उस वजह से हमने वो जो आपका डिटर्मिनेंट एक्सपेंशन था तो वो हमने इस्तेमाल नहीं किया। आप इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन उससे आसान वो पड़ता था जो हमने वो किया अभी जल्दी, तो डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। लेकिन यहाँ पर चूँकि i j k तीन वेक्टर्स इस्तेमाल हुए हैं, यूनिट वेक्टर्स, तो इस वजह से हम वो एक्सपेंशन वाला वो करेंगे, ठीक है। अच्छा, सो द क्वेश्चन इज 2i minus 3j plus 5k, राइट। अच्छा, एंड देन आपका है मल्टीप्लाई बाय 6i plus 2j minus 3k, राइट। इसका हमने मल्टीप्लिकेशन करना है ना, तो आप सबसे पहले लिखो सोल्यूशन के बाद इन दोनों का हमने मल्टीप्लिकेशन करना है। सो ये आप यहाँ पर रिपीट कर लो, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय दिस वन, ठीक है, और फिर इक्वल्स टू इन दोनों का हमने मल्टीप्लिकेशन करना है। सो आई जे और के आप लिखते हो द यूनिट वेक्टर्स, राइट, और फिर इसके नीचे आप आई के नीचे आप 2 लिखते हो फर्स्ट वेक्टर के लिए, फिर -3 लिखते हो, यहाँ पर +5 है ना, कोएफिशिएंट्स ऑफ द फर्स्ट वेक्टर इसके नीचे, और फिर यहाँ पर ये दूसरा वेक्टर अब यूज होगा 6, यहाँ पर +2 है और यहाँ पर -3 है, और ये डिटर्मिनेंट है, राइट। तो इस डिटर्मिनेंट को अब हम एक्सपेंड करते हैं, तो यहाँ पर मैं अब लिखूंगा एक्सपेंड। अगर आप हमें फॉलो कर रहे हैं तो हमने सेकंड चैप्टर इस डिटर्मिनेंट के ऊपर पूरा किया है, इन मैट्रिसेस के ऊपर। तो दिस इज मैट्रिक्स, राइट, 3x3 मैट्रिक्स। सो एक्सपेंड विद रिस्पेक्ट टू R1। हम फर्स्ट रो पे इसको अब एक्सपेंड करते हैं। सो आप लिखते हो I, ठीक है, और फिर ये माइनर ऑफ एलिमेंट्स जो बनते हैं ना I के लिए, अगर आप यूं कर लो, ठीक है, तो ये माइनर ऑफ एलिमेंट्स आप ये दोनों मल्टीप्लाई करते हो एंड देन फिर ये दोनों मल्टीप्लाई करते हो। सो 3 3s are 9, सो +9, राइट, माइनस माइनस इज प्लस, बीच में फिर फार्मूला के अंदर माइनस है तो -2 5s are 10। आई होप ये आपको याद होगा। फिर आप j के लिए माइनस लगाते हो, सो -j, और अगर ये माइनर ऑफ एलिमेंट्स हम ले 2 5 6 और 3, सो 2 3s are 6, -6 एंड देन 6 5s are 30, सो -30, राइट। और फिर आपका है +k, तो k के लिए अगर मैं करूं तो आपका है ये माइनर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे ना, सो 2 2s are 4 एंड देन माइनस फार्मूला के अंदर और एक माइनस ये, सो माइनस माइनस प्लस 3 6 are 18, राइट। एंड सो नाउ दिस इज इक्वल्स टू, यहाँ पर आपका है I 9 - 10 is -1, यहाँ पर आपका है -j, -6 - 30 is -36, और फिर आपका यहाँ पर है k, और 4 + 18 is I think 22, ठीक है। सो नाउ इक्वल्स टू माइनस प्लस इज माइनस, सो -I and then minus minus plus 36j and then plus plus is plus 22k, and so this is the answer for the part number 3, right। तो ये तीनों हमने अभी कवर कर लिए। आई होप इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं, हम आपको इसको डिटेल से भी समझाएंगे। So now let's just move on to this question number 2. Well, so this is question number 2, right? It says show in 2 different ways that the vectors A and B are parallel. ये जो आपका A वेक्टर है ना और B वेक्टर, इसको हमने parallel show करना है कि ये दोनों वेक्टर्स आपके parallel है। तो या तो ये पॉजिटिव पैरेलल होंगे या फिर आपका नेगेटिव मतलब एंटी पैरेलल होंगे। लेकिन दोनों केसेस में जब आपके पास 2 वेक्टर्स पैरेलल होते हैं तो एक वेक्टर दूसरे का मल्टीपल होता है, या तो मल्टीपल सेम होगा मतलब 1 से मल्टीप्लाई होगा, सेम मैग्नीट्यूड के होंगे, या फिर एक छोटा होगा दूसरा लंबा होगा, ठीक है, इन वाइस वर्सा। तो दोनों केसेस में आपके पास वेक्टर्स जो है वो पैरेलल होंगे अगर आपका एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का मल्टीपल है। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। अगर आपके पास एक वेक्टर है लेट्स से 2i आपका एक a वेक्टर है, तो उसको अगर आप ड्रा कर लो ना तो वो कुछ यूं बनता है, लेट्स से 2 इज द मैग्नीट्यूड एंड i इज द यूनिट वेक्टर, ठीक है। लेट्स से आपके पास एक b दूसरा वेक्टर है विच इज
3 times of this a vector like 3a means कि आपका 3 multiply by this 2i होगा ना. So 3 multiply by this 2i is 2 3s are 6i. तो फिर इसका मतलब ये है कि यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड 2 है और i इसका यूनिट वेक्टर है तो इस डायरेक्शन में है, तो इसका भी i यूनिट वेक्टर है तो इस डायरेक्शन में है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड फिर 6 है, तो मतलब 2 + 2 + 2 फिर इतना इसका होगा. तो 6 इज विल बी द मैग्नीट्यूड इन i इज द सेम डायरेक्शन. तो ये दोनों वेक्टर्स आपका पैरेलल हुए ना, सिर्फ मैग्नीट्यूड इसका चेंज हुआ. तो इसका मतलब है कि दो वेक्टर्स पैरेलल तब होंगे कि जब उसमें एक वेक्टर जो है वो दूसरे का क्या होगा, आपका मल्टीपल होगा. सो ये चीज आपके लिए इम्पोर्टेंट थी क्योंकि इसको अब हम आगे यूज करेंगे. सो अब हम लिखते हैं सोल्यूशन. अच्छा, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि आप टू डिफरेंट तरीकों से इसको वो कर लो, प्रूफ कर लो कि ये दोनों वेक्टर्स जो है वो पैरेलल है. तो एक तो ये तरीका हुआ ना कि एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का मल्टीपल होगा, और दूसरा कौन सा तरीका है, मैंने आपको इंट्रोडक्शन में अभी बता दिया ना इस एक्सरसाइज के लिए थ्योरी में, कि अगर आपका a क्रॉस b जो है, अगर क्रॉस प्रोडक्ट आपका 0 के बराबर है तो फिर दो वेक्टर्स जो a और b है तो वो दोनों पैरेलल है. तो दूसरा ये तरीका अब हम अप्लाई करेंगे. तो फर्स्ट वे, लेट मी जस्ट से, यहाँ पर मैं लिखता हूँ फर्स्ट वे. पहले तरीके से हम इसको किस तरह प्रूफ करेंगे, पहले तरीके से हम कुछ यूं प्रूफ करेंगे कि आपका a वेक्टर जो है वो -i + 2j - 3k है, और दूसरा वेक्टर 2i - 4j + 6k है. यहाँ इन दोनों को देख के पता चलता है कि जो आपका b वेक्टर है ना, दिस इज द स्केलर मल्टीपल ऑफ a, क्योंकि यहाँ पर 2 4 6 इन दोनों इनमें से हम कॉमन ले सकते हैं. तो कॉमन लेंगे तो बाद में आपका ये a वेक्टर ही बनेगा. लेट मी जस्ट डू इट. आपका b वेक्टर क्या है, ये है आपका 2i - 4j + 6k. इन सब में से, इस वेक्टर में से अगर मैं -2 कॉमन लूँ फिर ये क्या बनता है, लेट्स चेक. यहाँ से -2 मैं कॉमन लूंगा तो ये -i हो जाएगा. 2 कॉमन मैंने लिया और माइनस लिया तो ये माइनस हो गया. माइनस माइनस इज प्लस, प्लस 2i दोबारा आएगा, तो हमारा स्टेप सही है. अच्छा, फिर उसके बाद -4 है ना, -4 में से अगर आप -2 कॉमन लो तो +2 रह जाता है और j. फिर +6 में से अगर आप 2 कॉमन लो तो -3 रह जाता है. -2 3s are 6k. अब यहाँ पर आप देखें, दिस इज -i, तो यहाँ पर आपका -i है. आई होप कि आपको दिख रहा है. यहाँ पर +2j है तो यहाँ पर भी +2j. यहाँ पर -3k है तो यहाँ पर भी -3k है. इसका मतलब है कि ये आपका जो वेक्टर बन गए ना, तो ये दरअसल a वेक्टर है. तो अब मैं लिख सकता हूँ -2 into a वेक्टर. सो दिस मीन्स कि b is the -2 times a, स्केलर मल्टीपल ऑफ b, राइट, स्केलर मल्टीपल ऑफ a. सो यहाँ पर अब मैं लिख सकता हूँ कि 10 आपका जो वो है 10a and b are, चूंकि ये माइनस है तो ये एंटी पैरेलल है, नेगेटिव डायरेक्शन में. एक इस डायरेक्शन में है तो दूसरा इस डायरेक्शन में, राइट. सो 10a and b are एंटी पैरेलल, या आप सिंपल पैरेलल ही लिख लो तो बस. तो एक तरीके से तो हमने प्रूफ कर लिया. अब दूसरे तरीके से भी इसको प्रूफ करते हैं, सेकंड वे बहुत आसान है, ठीक है. सो लेट्स चेक सेकंड वे से हम इसको किस तरह करेंगे. हम वो करेंगे, इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, a क्रॉस b हम लेंगे, ठीक है. a और b का हम क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे. Let me check if everything is right. It works fine. अच्छा, तो हम यहाँ पर लिखते हैं i, j और k आपके यूनिट वेक्टर्स, और फिर a के लिए हम जो a वेक्टर है ना यहाँ पर, ठीक है, तो इसका i कंपोनेंट का कोएफिशिएंट -1 है, j का कोएफिशिएंट 2 है और k का कोएफिशिएंट -3 है. लेट मी चेक. यस. अच्छा, b जो है, अब हम b वेक्टर लेंगे, तो b वेक्टर यहाँ पर आपका 2 - 4 6, 2 - 4 और 6, इसका हम डिटर्मिनेंट लेंगे, राइट. और सो यहाँ पर मैं लिखूंगा एक्सपेंड विद रिस्पेक्ट टू r1 से इसको हम एक्सपेंड करते हैं रो फर्स्ट से. सो यहाँ पर एक लकीर खींचते हैं और इसको करते हैं. So a cross b is now equals to, हम I लिखेंगे और minor of elements 2 6 are 12, minus is minus, 3 4s are 12 and then minus j, और फिर आपका है यहाँ पर -j, minor of elements -6 और minus is plus, 3 2s are 6, right. और फिर आपका है +k and 4 1s are 4, तो +4 and then -2 2s are 4, -4, right.
सारे कैंसिल होते हैं, 12 के साथ, -6 +6 के साथ, +4 -4 के साथ. And so the answer is I into 0 minus j into 0 and plus k into 0. And so now this is equals to all 0. इसका मतलब है कि आपका जो वो है ना a क्रॉस b, तो वो क्या आ गया, वो आपका 0 आ गया. And so if the cross product is 0, it means that therefore a and b are parallel. A और B जो है आपका पैरेलल है, राइट. सो दिस इज इट. वेल, आई होप इसकी आपको समझ आ गई होंगी. अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें पूछ सकते हैं, ठीक है, कमेंट सेक्शन में, और लेट्स सी हाउ वी कैन हेल्प यू. ठीक है, ये बहुत आसान था. सो नाउ लेट्स जस्ट कम टू पार्ट नंबर 2. और पार्ट नंबर 2 भी बहुत आसान है, इसी तरह हम करेंगे. सो हियर इज योर पार्ट नंबर 2, राइट. द A वेक्टर इज दिस वन एंड दिस इज द B वेक्टर. सो सबसे पहले आप सोल्यूशन लिखते हो, सोल्यूशन के बाद जो है ये A और B आप रिपीट करते हो. सो मैं नहीं करूँगा क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है. तो यहाँ पर आपके पास A और B ऑलरेडी मौजूद है, ठीक है. उसको आप यहाँ पर लिख लेते हो. उसके बाद हमने क्या करना है, 2 तरीक़ों से इसको प्रूफ करना है. तो पहला तरीका हम यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट वे. तो फर्स्ट तरीके से हम इसको किस तरह करेंगे, आपको पता होगा कि हम एक वेक्टर को देखते हैं, अगर उसमें से कुछ कॉमन निकलता है तो वो लेते हैं. जैसे इसमें से तो नहीं निकलता है, लेकिन इसमें से हम 3 निकाल सकते हैं. तो यहाँ पर हम लिखेंगे A वेक्टर. A वेक्टर किस चीज़ के बराबर है, वो है आपका 3i + 6j - 9k. लेट मी चेक, रिकॉर्डिंग वगैरह ऑन है. अच्छा, सो यहाँ से आप देख सकते हो कि हम 3 कॉमन निकाल सकते हैं. तो 3 हम कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर i रह जाएगा, यहाँ पर आपका +2j रह जाएगा, और यहाँ पर आपका -3k रह जाएगा. तो ये आपका दरअसल इस वेक्टर के बराबर है, अगर आप देखो, ठीक है, ये इस वेक्टर के बराबर है. सो इसकी जगह हम लिख सकते हैं 3 into B वेक्टर, ठीक है. तो अगर A आपका 3 टाइम्स B के बराबर है तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि हेंस जो आपका A और B वेक्टर है ना, A and B आर पैरेलल. ये दोनों आपका अभी पैरेलल है, ठीक है. अब सेकंड तरीके पे आते हैं. सेकंड तरीका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना है, तो उसको भी फाइंड करते हैं, ठीक है. तो उसके लिए आप क्या करते हो कि आप लिखते हो I, J और K, राइट. और हमने क्या फाइंड करना है, A क्रॉस B फाइंड करना है. सो A क्रॉस B इज I क्रॉस J. A वेक्टर में आपका कोएफिशिएंट 3 है, यहाँ पर 6 है, और यहाँ पर -9 है. और B वेक्टर में आपका है यहाँ पर 1, और फिर J के लिए 2 और K के लिए -3. इसको हम क्या करते हैं, एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंड बाय R1 रो फर्स्ट इसको हम एक्सपेंड करते हैं. सो लेट मी डू इट. यहाँ पर A क्रॉस B हम फाइंड कर रहे हैं. सो दिस इज इक्वल्स टू I आप लगाते हो और फिर माइनर ऑफ एलिमेंट. सो 3 6 are 18 -18 माइनस इज प्लस, 2 9 are 18, राइट. यहाँ पर अब आपका है -j के लिए अगर मैं करूँ, लेट मी मेक सम स्पेस. अगर -j 3 3s are 9, so -9 plus 9, right. 1 9s are 9 plus 9 plus k. यहाँ पर आपका है 2 3s are 6 and then -6. so ये दोनों कैंसिल होते हैं, ये दोनों भी कैंसिल होते हैं, और ये दोनों भी आपका कैंसिल हो जाते हैं. And so this is equals to I into 0 minus j into 0 plus k into 0. So all are 0. So if A cross B is 0, तो यहाँ पर अब हम लिख सकते हैं कि therefore आपका A and B are क्या है, ये आपके पास parallel है. And this is the answer. So I hope इसकी आपको समझ आ गई होंगी. अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं. यहाँ पर आपने देख लिया कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 भी कवर कर लिया और क्वेश्चन नंबर 2 भी. इसके भी ये दोनों पार्ट्स हमने कवर किए और इसके भी ये तीनों पार्ट्स हमने कवर किए. एंड सो आई थिंक दिस वाज एनफ फॉर टुडे. आज हमने ये थ्योरी भी कर ली और ये भी कर ली, तो मैं भी काफ़ी थक चुका हूँ और आप भी काफ़ी बोर हो गए होंगे. सो लेट मी रैप अप टिल हियर, और ये बाकी क्वेश्चन जो है वो हम कल करेंगे. सो कोई भी क्वेश्चन है आप बता सकते हैं, और अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला है तो आप इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं. और सो दिस इज इट. सी यू टुमारो. अल्लाह हाफिज़.